हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अरिथमेटिक टू एडवांस। आज के इस वीडियो में हम 25 जुलाई 2023 के शिफ्ट 2 के मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करके रख सकते हैं। चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको दे रखा 8,500 साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 6 वर्षों में 11,050 हो जाता है। यदि दर स्वयं की 1.8 गुना हो जाती है तो 5 वर्ष में उसी मूलधन पर प्राप्त होने वाला मिश्र धन ज्ञात करें। तो राशि आपको यहाँ पर दे रखी है 8,500 की। रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते आर है और इसको मल्टीप्लाई करते 6 से, क्योंकि 6 वर्ष का दे रखा था। अब यहाँ से ये डिवाइड करते 100 से, तो आपके पास ब्याज आ जाता। ब्याज यहाँ पर कितने का मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर डिफरेंस कर लेते ये प्रिंसिपल और अमाउंट का, यानी कि डिफरेंस कितने का 1500 और ये 1,050, यानी कि 2,550 का यहाँ पर डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है। इस 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से कटता है ये 17 पंजे 85 और ये 5 से कटता 5 पंजे 25, 5 से कम 5, 510 और 17 3 51, ये 30 बार कटा और ये 6 से कटेगा 5 आ जाएगा, यानी कि आर बराबर कितना आ जाएगा 5% आ जाएगा। जैसे आर बराबर 5% आएगा, क्वेश्चन में बोल रखा है कि इसका क्या कर दिया जाता है 1.8 गुना, यानी कि आर डैश कितना हो जाएगा, ये 5 इंटू में 1.8 गुना करते हैं इसका, तो ये आपके पास 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाती। अब यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करते उसी राशि पर 8,500 की राशि थी और ये आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 है, 5 साल का कैलकुलेट करना था, डिवाइड करते क्या 100 से। अब यहाँ पर अमाउंट आपको बताना था, यानी कि मिश्र धन आपको बताना था। तो ये जो राशि थी 8,500 में, इसमें ब्याज कैलकुलेट करके जोड़ देते, ये इससे कट जाता 2 जीरो से 2 जीरो, 9 से गुणा करते 9 पंजे 45 का 5 हासिल आती 4, 9 अठे 72 और 4 76, यानी कि 765। ये 8,500 इसमें ऐड करते ये 5 पंजे 25 का 5 हासिल आती 2, 30 और 2 32 और हासिल आती 3 और ये आपके पास 38 हो जाता। अब यहाँ पर इनको जब ऐड करते तो ये 11 और यहाँ पर 12,325 आपके पास आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, P प्लस क्यू प्लस आर बराबर ये दे रखा है और P क्यू आर दे रखा है और ये बराबर इसके दे रखा है और ये बराबर 1 दे रखा है। तो इसका मान आपको कैलकुलेट करना था। तो यहाँ से अगर देखते पहले इसको यहाँ पर थोड़ा सा सोल्व करें, तो यहाँ पर देखिए बट्टे के अंदर P क्यू आर आएगा एलसीएम, यानी कि यहाँ से ऊपर क्या बन जाएगा, ये देखिए यहाँ पर क्यू आर आएगा और ये प्लस में यहाँ पर पी आर आएगा और यहाँ पर ये प्लस में आर पी आएगा और ये बराबर आएगा 1 के। सॉरी, यहाँ पर ये आर पी नहीं आएगा, ये यहाँ पर आएगा पी क्यू, यहाँ पर ये पी क्यू आएगा और ये बराबर आएगा 1 के। तो यहाँ पर ये जैसे ही 1 के बराबर आया, क्योंकि यहाँ पर देखिए बराबर यहाँ पर पी क्यू आर एलसीएम आया था, यानी कि बराबर इससे 1 से मल्टीप्लाई हो जाता, यानी कि पी क्यू आर बन जाता। और यहाँ पर पी क्यू आर हमें क्या दे रखा था 1 दे रखा था। अब यहाँ पर आपको समझ में आएगा ये 1 कैसे आया था, यानी कि यहाँ पर ये बराबर 1 क्या आ जाएगा। अब यहाँ से आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला पता होगा कि आपके पास फॉर्मूला होता है यहाँ पर पी का स्क्वायर। मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर देता हूँ, चलिए यहाँ पर कैलकुलेट कर देता हूँ। ये P प्लस का Q प्लस का R का होल स्क्वायर और ये बराबर होता है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर और ये प्लस में 2 इंटू में PQ प्लस में QR प्लस में RP, ये आपके पास जो है फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से आप इसकी वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर देखिए 1 दे रखी है, ये हमारे पास 1 आई थी और यहाँ पर ये आपको 1 दे रखी थी, 1 के बराबर थी, यानी कि 1 का स्क्वायर करते और ये माइनस करते, यहाँ पर 1 माइनस का 2 आ जाता, ये बराबर आ जाता पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और ये प्लस में आर स्क्वायर। अब ये वैल्यू क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा, यानी कि बराबर किसके आएगा माइनस के 1 के, यानी कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आई माइनस के 1 के बराबर आई। तो हमारे पास एक फॉर्मूला और होता है यहाँ पर पी का क्यूब और ये प्लस में क्यू का क्यूब प्लस में आर का क्यूब और ये माइनस के अंदर करते हैं 3PQR, ये इक्वल टू हमारे पास होता है P प्लस का Q प्लस का R और ये इनटू में ब्रैकेट में हो जाएगा P का स्क्वायर प्लस में Q का स्क्वायर और ये प्लस के अंदर R का स्क्वायर, माइनस करते हैं हम PQ प्लस में QR प्लस में RP, ये RP, ठीक है। और ये यहाँ पर जो है इसको सॉल्व जब करेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, ये माइनस, ये आपके पास यहाँ पर इसकी वैल्यू -1 कैलकुलेट होकर आई थी, यहाँ पर देखिए 1 और यहाँ पर ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर ये -1 और ये यहाँ पर 1 हो जाएगा और पी क्यू आर यहाँ पर भी ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये आपके पास फाइनली जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, यानी कि ये पी क्यूब बचा, यहाँ से ये पी क्यूब बचा प्लस का क्यू क्यूब बचा प्लस में आर क्यूब बचा
और ये -3 इधर चला जाता है यानी कि प्लस में हो जाता है। ये देखिए -1 ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। -1 ये कितना होगा, -2 और ये +3 इधर आ जाएगा यानी कि बराबर कितना बचेगा, +1 बचेगा। 1 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर था। अब देखिए फॉर्मूले अगर वगैरह आपको रफ शीट में नहीं लिखने होते, एग्जाम के अंदर डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, यानी कि एक लाइन तो आपको ये लिखनी थी और एक लाइन ये लिखनी थी, 2 लाइन के अंदर 2-3 लाइन के अंदर जो है आपके पास ये आंसर आ जाता। बट एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर पूरा लिखना पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में कुछ करना भी नहीं था, अगर आपको फॉर्मूले अगर वगैरह याद है तो डायरेक्ट ऑप्शन नंबर 2 टिक कर देते हैं। बट ये होता कैसे ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए अंडर के अंदर 1 - sin स्क्वायर थीटा जो है ये क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। जब cos स्क्वायर थीटा का वर्गमूल करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, cos थीटा बनेगा। और cos थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sec थीटा, यानी कि सेक थीटा से सेक थीटा कट जाता, आंसर 1 आ जाता है। ये चीज़ें आपको माइंड में कैलकुलेशन करनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए ये 99 दे रखा है, तो ये 99 से विभाज्य यहाँ पर बतानी थी, तो ये 9 × में 11 लिख सकते हैं, यानी कि जो संख्या 9 से डिविजिबल होगी वो और 11 से डिविजिबल होगी वो 99 से भी डिविजिबल होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले 9 का अगर चेक करते हैं तो 6 और 6 12 और 8 20 और 7 27, 27 9 से डिविजिबल है, यानी कि यह संख्या 9 से डिविजिबल है। 11 से चेक कर लेते हैं तो 6 और 6 12 और 7 19 और 19 में माइनस करते हैं 8, यानी कि 11 बचेगा। और 11 डिविजिबल है 11 से, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो 9 से डिविजिबल है और 11 से डिविजिबल है, तो ये 99 से भी डिविजिबल होगा। आगे के ऑप्शन चेक ही नहीं करने क्योंकि ऑप्शन 1 राइट होना है। अब यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात ये है, तो त्रिभुज के सबसे बड़े कोण की माप क्या होगी। तो यहाँ पर 2 मेथड से कर सकते थे। ऑप्शन से अगर इसको करते तो सबसे बड़ा यहाँ पर कोण यहाँ पर मिलता, यानी कि वो 7 का मल्टीपल होता और 7 से डिवाइड होना चाहिए था, यानी कि ऑप्शन से चेक करते तो 7 से डिवाइड एक ही ऑप्शन दे रखा है, तो ये आपके पास ऑप्शन हो जाता। बट पूरा कैलकुलेट करते तो कैसे करते थे कि 2:3:7 ये 7 दे रखा था। टोटल करते आपके पास ये कितना बन रहा है, 12 यूनिट बन रहा है। और तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, कितना गुना दे रखा है, 12 एकम 12 12 पंचे 60, यानी कि 15 गुना दे रखा है। तो बड़ा कोण यहाँ पर मिलता है, यानी कि ये भी 7 यूनिट ना होकर 7 का 15 गुना हो जाता है, यानी कि 105 डिग्री जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाता। एक परिवार की मासिक आय 35,000 है। परिवार आय को विभिन्न व्ययों जैसे कि भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन और किराए पर खर्च करता है। सभी व्यय के बाद हर महीने 8% की बचत होती है। स्वास्थ्य पर भोजन की तुलना में 50% अधिक व्यय होता है, जबकि भोजन पर व्यय मनोरंजन पर व्यय का 3 गुना होता है। वहीं स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय शिक्षा पर होने वाले व्यय का आधा है। किराए पर व्यय भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा पर संयुक्त व्यय का 1/3 है। शिक्षा पर कितना व्यय किया जाता है। अब देखिए जब भी आपको एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन देखे एक बार के लिए उसको स्किप कर दिया करें, पहले आगे के सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिया करें। जब आपके पास टाइम हो तो इस तरह के क्वेश्चंस बाद में सोल्व किया करें। अब यहाँ पर देखिए आपको ये 35,000 जो है मासिक आय दे रखी थी और 8% वह है इसकी बचत करता है हर महीने, और उसका व्यय यहाँ पर दे रखा था। यहाँ पर स्वास्थ्य पर भोजन की तुलना में 50% अधिक। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/2, यानी कि अगर यहाँ पर भोजन पर 2 यूनिट का व्यय होता है तो इससे 1 यूनिट अधिक, यानी कि 3 यूनिट यहाँ पर स्वास्थ्य पर व्यय होता है। तो ये आप यहाँ पर माइंड के अंदर जो है इतना लेकर चलते हैं, यानी कि हेल्थ पर जो है हेल्थ और फूड का दे रखा है। अगर फूड पर 2 यूनिट खर्च होता है तो यहाँ पर इस पर 3 यूनिट होता है, यह मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पर देखिए अब आपको दे रखा है जबकि भोजन पर व्यय जो है मनोरंजन पर व्यय का 3 गुना होता है। तो भोजन यानी कि फूड पर व्यय जो है वो मनोरंजन यानी कि इंटरटेनमेंट का 3 गुना, यानी कि अगर इस पर 1 यूनिट है तो यानी कि फूड पर 3 यूनिट खर्च हुआ होगा, यहाँ पर यह दे रखा था। और यहाँ पर वहीं स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय शिक्षा पर होने वाले व्यय का आधा है। तो स्वास्थ्य को हेल्थ यानी कि H से लिखते हैं और यहाँ पर जो है शिक्षा यानी कि एजुकेशन पर होने वाला व्यय जो है उसका आधा है, यानी कि अगर यहाँ पर ये 2 यूनिट है तो हेल्थ पर यहाँ पर 1 यूनिट खर्चा हुआ होगा। अब यहाँ पर किराए पर व्यय भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा पर संयुक्त व्यय का 1/3 है। तो इसको हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए इन सभी का एकल जो है अनुपात कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि ये हेल्थ है यहाँ पर और फूड है और यहाँ पर एंटरटेनमेंट है और एजुकेशन है। इन यहाँ पर सभी का जो है एक साथ हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एजुकेशन का देखिए यहाँ पर फूड के साथ अनुपात दिया गया है, तो हम यहाँ पर एजुकेशन को यहाँ पर ना लिखकर इसके साथ में यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पर जो है आपके पास एजुकेशन, यहाँ पर देखिए हेल्थ, एजुकेशन का हेल्थ के साथ अनुपात 2:1 दे रखा है, यानी कि एजुकेशन 2 यूनिट है और ये आपके पास 1 यूनिट। अब यहाँ पर देखिए ये आपको
हेल्थ का और फूड का यहाँ पर दे रखा है 3:2, 3:2। और यहाँ पर जो है आपके पास ये फूड और एंटरटेनमेंट का 3:1 दे रखा है, ये 3:1 दे रखा है। तो यहाँ पर जो है आप क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे ये 3 के सामने यहाँ पर 3 लिखेंगे, यहाँ पर भी 3 के सामने 3 और यहाँ पर भी 3, यहाँ पर 1 के सामने 1 लिखेंगे और यहाँ पर जो है ये 1 लिखेंगे, 2 के सामने ये 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 त्रिका 9 दूनी का 18 हो जाएगा। और ये यहाँ पर जो है 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 दूनी का 6 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। यानी कि ये आपके पास जो है इनका एक साथ रेशियो कैलकुलेट होकर आ चुका है। अब चलते हैं हम रेंट पर, यानी कि रेंट का हमें देखना था, तो रेंट का कितना होगा, यानी कि ये आपको दे रखा था भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा पर। तो भोजन यहाँ पर देखिए ये दे रखा है और स्वास्थ्य ये और शिक्षा ये, यानी कि 9, 6, 15 और 18 ये 33 हो जाएगा। और 33 का 1/3 जब कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना होगा, 11 यूनिट होगा। यानी कि इनका रेंट का जो है इनके साथ अनुपात जो है 11 आया है। अब इन सभी का टोटल कर लीजिए, ये 35, ये 33 था, ये 35 हो जाएगा, 35 और 11 ये 46 यूनिट हो जाएगा। 46 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, अब देखिए यहाँ पर आ जाइए, 8% की वह बचत करता है। यानी कि ये टोटल यहाँ पर मिलाकर 46 यूनिट का एक्सपेंडिचर एक तरह से खर्चा हो चुका है, यानी कि 46 यूनिट का खर्चा हो चुका है। और यहाँ से 8% की बचत की, यानी कि 92% उसने 35,000 का 92% उसने खर्चा किया होगा। अब ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान से सुनना, 35,000 का 92% उसने खर्चा किया होगा। तो यहाँ से इसका 92% कैलकुलेट करेंगे, 2 0 से 2 0 गायब, और 35 दूनी का 70 और हासिल आती 7 और 35 नमा 315 हो जाता, 35 नमा 315 और 7 322 हो जाता, और 1 0 ऑलरेडी ही था। यानी कि यहाँ पर जो है इतने का खर्चा हो चुका है। तो 46 यूनिट की वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी आई, 32,200 आई, 32,200, यानी कि ये उसका खर्चा था। यानी कि ये इसका 46 का कितना गुना दे रखा है, ये कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ पर क्या करिए, ये 32,600 जो, ये 32,200 जो है इसको 46 से डिवाइड करके देख लीजिए। 23 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, ये 23 और यहाँ पर ये 2 से कटेगा तो 16 दूनी 32, यानी कि आपके पास 16,100 आ जाएगा। यानी कि इसका यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर देखिए 23 से 7 161 होता है, यानी कि 700 आ जाएगा। यानी कि इसका 700 गुना दे रखा है। तो पूछा क्या गया था, शिक्षा पर वे कितना किया जाता है, तो शिक्षा पर यहाँ पर ये शिक्षा पर, एजुकेशन पर ये 18 यूनिट, ये भी आपके पास 18 ना होकर 700 गुना हो जाता, यानी कि 18 7 126 और आगे 2 0 लगा देते, ये है जो है आपके पास फाइनल आंसर आता। तो देख सकते हैं आप क्वेश्चन किस तरह का पूछा गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ए किसी कार्य का 1/3 भाग 32 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य का 37.5% कार्य 24 दिन में कर सकता है, और जबकि सी उसी कार्य का 60% कार्य 48 दिन में कर सकता है। बी और सी ने मिलकर काम करना शुरू किया और एक्स दिन कार्य किया। एक्स दिन के बाद बी ने कार्य छोड़ दिया, ए सी के साथ शामिल हुआ और दोनों ने शेष कार्य को x + 8 दिन में पूरा किया। यदि बी + सी द्वारा मिलकर किए गए कार्य और ए + सी द्वारा मिलकर किए गए कार्य का अनुपात ये है, तो यहाँ पर 3.5x दिन में अकेले सी द्वारा उस कार्य को कितना भाग पूरा किया जा सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछ लिया गया। अब यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर 3 यूनिट दे रखा है। अब ये यहाँ पर 3 यूनिट दे रखा है, तो 3 यूनिट में से अब देखिए यहाँ पर ये आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, ये मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 1/3 दे रखा है, ठीक है। 3 यूनिट में से जो है ये 1 यूनिट जो है 32 दिन में कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर ये 3 यूनिट का काम कितने दिन में कर लेगा, यानी कि पूरा काम कितने दिन में कर लेगा, 32 × में 3, यानी कि यहाँ पर ये 96 दिन में कर लेगा। तो ए यहाँ पर जो है पूरा काम 96 दिनों में कर सकता है। और यहाँ पर 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर ये जो 3 यूनिट का काम जो है ये 24 दिन में कर रहा है, यानी कि कितना गुना दे रखा है, ये आपको यहाँ पर 8 गुना दे रखा है। तो ये भी आपके पास 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 × 8 = 64, यानी कि पूरा काम ये 64 दिन में कर सकता है। तो यानी कि बी जो है ये 64 दिन में काम कंप्लीट कर सकता है। इसी तरह से जबकि सी 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपके पास 3/5 हो जाएगी, 3/5, यानी कि 3 यूनिट का काम जो है ये 48 दिन में कर रहा है। तो यहाँ पर वैसे ही यहाँ पर ये 3 यूनिट का काम जो है 48 दिन में कर रहा था, कितना गुना दे रखा था, 16। तो यानी कि 5 यूनिट का काम ये भी आपके पास 16 × 5 = 80 हो जाएगा, यानी कि 80 दिन में काम कर सकता है।
सी जो है वो टोटल काम 80 दिन में कर सकता है। इन तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। अब आप कहेंगे कि इनका एलसीएम कैसे लेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये सभी डाटाएं क्या हो रही हैं, 16 से डिवाइड होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। यानी कि आप क्या करेंगे, 16 पंजे 80 और 16 चार 64 और 16 छः 96, यानी कि 16 से इसको डिवाइड कर दिया जाए। अब यहाँ पर जो है इनका एलसीएम ले लीजिए 500 के 20 और 20 और 6 का एलसीएम जो है वो आपके पास आ जाएगा 60। ठीक है, इनका 60 एलसीएम आ चुका है, बट आपने 16 से डिवाइड किया था तो इसको 16 से अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि आपके पास 16 छः 96 960 आपके पास इन सभी का एलसीएम आ जाएगा। तो इस तरह से जो है आप इनका एलसीएम ले सकते हैं। अब यानी कि आपके पास इन सभी का एलसीएम जब लिया ये 960 आया, ठीक है, यानी कि इसकी एफिशिएंसी कितनी आई, 10 यूनिट आई। और 64 का अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो है 16 से डिवाइड किया तो ये 16 छः में 60 आया था, और 4 का और करेंगे तो ये 15 चौके 60, यानी कि 15 एफिशिएंसी इसकी। 16 से डिवाइड करेंगे तो 60 और यहाँ पर 5 से और डिवाइड करेंगे तो ये 12, यानी कि 12 यूनिट इसकी एफिशिएंसी। ये तीनों की एफिशिएंसी आपके पास इनकी क्षमताएं आ चुकी हैं। अब क्वेश्चन में बोला गया था आगे कि ये यहाँ पर बी और सी ने मिलकर जो है x दिन तक कार्य किया, तो यहाँ पर बी की एफिशिएंसी 15 यूनिट थी प्लस सी की एफिशिएंसी 12 यूनिट थी। इन दोनों ने मिलकर x दिन तक कार्य किया। अब मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये जो है बी की एफिशिएंसी थी और ये सी की एफिशिएंसी थी। फिर यहाँ पर x दिन के बाद बी कार्य छोड़ के चला जाता है। अब यहाँ पर एंटर कौन होता है, ए होता है, और ए यहाँ पर कितने दिन तक कार्य करता है, यानी कि ए और सी मिलकर कार्य करते हैं, और ए की एफिशिएंसी यहाँ पर 10 यूनिट है और सी की एफिशिएंसी 12 यूनिट है। ये मिलकर यहाँ पर x प्लस 8 दिन तक कार्य करते हैं, 8 दिन में पूरा कार्य करते हैं। ठीक है, ये आपको दे रखा है। अब यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ, ये ए की एफिशिएंसी है और ये सी की एफिशिएंसी है। अब ये जो टोटल काम आपके पास कैलकुलेट होकर आया है ये बराबर हो जाएगा, यानी कि पूरे काम के बराबर हो जाएगा, 960 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास कितना बन रहा है, 27x बन रहा है, और ये यहाँ पर प्लस का 22x बन रहा है, और ये प्लस में 22 176 बनेगा, और ये बराबर 960। यहाँ से इनको ऐड कर लीजिए, 49x 176 इधर लाकर माइनस करेंगे इसमें से, तो ये 4 बच गया, और 8 में से ये 18 में से ये आपके पास 4 बच गया, और यहाँ पर जो है 1 सेकंड 10 में से 6 गया, 4 बचा, और यहाँ पर ये 5 में से 7 जाएगा, नहीं 15 में से 7 जाएगा, ये 8 बचा, और यहाँ पर जो है 8 में से 1 जाएगा, ये 784 बचा। ठीक है, अब यहाँ पर ये x बराबर कितना आ जाएगा, 784 बटे आ जाएगा ये 49, यानी कि 7 से ये डाटा कटता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो 11 7 77 और 11 7 77, ये तो 7 7 49 कट जाएगा। ठीक है, 11 7 77 और 1 7 दूनी का 14, यानी कि ये 16 7 112 होता है, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। जैसे x बराबर 16 आपके पास आ चुका है तो ये c का पूछा गया था, यानी कि 3.5 इंटू में x की वैल्यू हमारे पास 16 आई थी, तो इसको 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये c द्वारा किया जाता है, यानी कि c की एफिशिएंसी से भी इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 12 जो है ये c की एफिशिएंसी है। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये बट्टे में 10 5 7 35 5 दूनी का 10, 2 से कटेगा 6 बार, 16 6 96, और 96 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 6 42 80 लाएगी 4, और 9 7 63 और 4 67, यानी कि 672 यूनिट का काम हो चुका है। 672 यूनिट का काम हो चुका है, कितने में से, टोटल काम था कितना 960, तो 672 यूनिट का काम हो चुका है 960 में से। अब यहाँ पर जो आपको डाटा कटती हुई दिखाई पड़ रही है काट दीजिए, यानी कि यहाँ से जो है ये 16 से कट रहा है, यानी कि 16 4 64 और 16 दूनी 32, और ये 16 से कटेगा, 16 6 में 60, 6 से फिर कटता हुआ दिखाई पड़ रहा है, यानी कि 7 बार, और यहाँ पर ये 10 बार, यानी कि 7 बटे 10 जो है वो आपके पास फाइनल करेक्ट आंसर आता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से डिविजिबल है, तो 8 से डिविजिबिलिटी रूल आप यहाँ पर क्या करते हैं, 3 यहाँ पर देखिए लास्ट के 3 डिजिट आप चेक करते हैं, तो यहाँ पर जो है लास्ट के 3 डिजिट देखिए, और लास्ट के 3 डिजिट में भी आपको ये देखना है कि ये सम है या फिर विषम है। जब सम है, अगर यहाँ पर तीसरा डिजिट जो है सम हो तो यहाँ पर तीसरे अक्षर को छोड़ देते हैं, सिर्फ हम लास्ट के 2 अंक चेक करते हैं। अगर विषम हो तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट लेते हैं और उसमें +4 करके फिर चेक करते हैं, तो यानी कि लास्ट के 2 डिजिट यहाँ पर 16 हैं, और 16 में जैसे ही +4 करेंगे तो ये 20 आएगा, और 20 8 से डिविजिबल नहीं है,
तो ये आपके पास ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पर +4 करेंगे, 14 प्लस का 4 करेंगे तो ये आपके पास 18 बनेगा। 18 भी 8 से डिविजिबल नहीं है तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर ये 12 है और +4 करेंगे तो ये 16 होगा और 16 8 से डिविजिबल है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकता है, वह इस पर 15 दिनों तक काम करता है, और फिर बी अकेले से इस कार्य को 48 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी मिलकर काम करके उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं? तो यहाँ से देखिए ये आपको दे रखा ए जो है वो कार्य को 60 दिन में कंप्लीट कर सकता है। ए कार्य को 60 दिन में कंप्लीट कर सकता है, बट उसने 15 दिन तक कार्य किया, तो ए को मल्टीप्लाई कर देते हैं 15 से, तो ये 15 दिन तक काम इतना कंप्लीट कर देगा। अब ये जो काम बचा है ये 15 ए ने 15 दिन तक काम किया, इसमें से माइनस कर देंगे, यानी कि इतना काम बचा है वह काम बी 48 दिन में कंप्लीट करता है। तो बी इंटू में 48 करते हैं तो ये आपके पास यहाँ पर ये वर्क आ जाएगा और ये बराबर होगा इसके। तो यहाँ से आपके पास कितना हो जाएगा, बी इंटू में 48 इक्वल टू आ जाएगा ये 45, ए इंटू में 45 आ जाएगा, यानी कि यहाँ से बी और ए की एफिशिएंसी का रेशियो आपके पास कितना आ चुका है, ये आपके पास 45:48 आ चुका है। तो यहाँ पर जो है बी की एफिशिएंसी 45 यूनिट और ए की एफिशिएंसी 48 यूनिट। तो टोटल काम आप कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल काम कितना हो जाएगा। ए जो है 60 दिन में काम कंप्लीट कर सकता था, यानी कि ए इंटू में 60 करेंगे तो ये आपके पास टोटल काम होगा। ए की एफिशिएंसी यहाँ पर 48 यूनिट है और इंटू में रखेंगे 60, यानी कि टोटल काम आ चुका है। अब यहाँ पर जो है ये टोटल काम 48 इंटू में 60 जो है ये काम करते हैं कौन, ए और बी दोनों मिलकर। तो दोनों की एफिशिएंसी ऐड कर दीजिए, यानी कि 45 प्लस का 48 कर दीजिए। तो यहाँ से आपके पास कितना बन जाएगा, ये ऊपर 48 इंटू में 60 और बट्टे में ये 93 बन जाएगा, यानी कि यहाँ से ये 3 से कटता हुआ दिखाई पड़ रहा होगा, यानी कि 16 3 48 और यहाँ से ये 3 बार कटेगा तो ये 3 त्रिका 9 3 एकम 3, यानी कि 16 6 96 960 ऊपर और बट्टे 31 आंसर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसका मान अन्य विकल्पों से भिन्न है। तो यहाँ पर आप चेक करते तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू भी 1 और इसकी वैल्यू भी 1 और इसकी वैल्यू 2 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर था। अब इसका मान आपको बताना था, तो जब भी tan माइनस में दे रखा हो, थीटा दे रखा हो माइनस थीटा, तो माइनस का चिन्ह बाहर ले लेते हैं और tan यहाँ पर कितना बन जाएगा, ये 1125 डिग्री बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 360 डिग्री का जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 × 108 होता है और यहाँ पर ये 1080 डिग्री आ जाता है, यानी कि 360 डिग्री की यहाँ पर 3 राउंड कंप्लीट हो जाते हैं। ये 360 डिग्री का कंप्लीट हुआ और 360 डिग्री का फिर कंप्लीट हुआ और फिर कंप्लीट हुआ। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई 3 से क्या ये यही रिप्रेजेंट करता है कि 3 चक्कर पूरे हो चुके हैं, बट फिर भी यहाँ पर जो है आपके पास 1080 डिग्री हुआ, यानी कि आपके पास -10 1080 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए 1080 डिग्री का यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, बट यहाँ पर 45 डिग्री अगर यह ऊपर जाएगा तो यहाँ पर ये +45 डिग्री करेंगे तो यहाँ पर ये 1125 डिग्री बनेगा, यानी कि यहाँ पर ये 45 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और यहाँ पर जो है -10 45 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, यानी कि -1 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर होगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य 50,000 है, 3 दुकानदारों में से पहला इस पर 25% और 15% की 2 क्रमिक छूटें देता, दूसरा दुकानदार 20% और 20% की 2 क्रमिक छूटें देता, तीसरा दुकानदार 30% और 10% की 2 क्रमिक छूटें देता। ग्राहक को किस दुकानदार से अधिक लाभ प्राप्त होगा। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, एकल छूट कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर देखिए ये 40 बन रहा है, ये भी 40 बन रहा है, इनका सम भी क्या बन रहा है 40 बन रहा है। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट दुकानदार की यहाँ पर अगर छूट कैलकुलेट करें एकल छूट तो 25 + 15 ये 40 बन गया, माइनस करते हैं 25 इंटू में 15 और बट्टे में 100। अब यहाँ पर हम ये कैलकुलेट करेंगे कि 40 में सबसे कम माइनस कहाँ पर हो रहा है, वहीं पर हमें छूट जो है अधिक मिलेगी। तो यहाँ पर 25 सत्ते आपके पास कितना हो गया, 25 ये 25 5 125, ये 40 माइनस 25 5 125 का 5 हासिल 12 25 और 12 37 और 2 स्थान पर पॉइंट, यानी कि यहाँ पर इतना माइनस हो रहा है। दूसरे दुकानदार का अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 40 माइनस हो रहा है, 20 इंटू में 20 बटे 100 करते तो ये 4 माइनस हो रहा है यहाँ पर। और तीसरे दुकानदार का अगर हम कैलकुलेट करते तो ये आपके पास 40 माइनस, यानी कि तो 30 और 10 40 हो रहा है, और माइनस करते 30 इंटू में 10 बटे 100, यानी कि 3 यहाँ पर माइनस हो रहा है। तो सबसे कम माइनस यहाँ पर, सबसे कम वैल्यू माइनस यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर 3.75 ये ज़्यादा हो रही है और ये तो सबसे ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पर जो है सबसे कम वैल्यू जो है यहाँ पर
मैं लिख देता हूँ, ये कम, सबसे कम वैल्यू जो है यहाँ पर माइनस हो रही है, यानी कि सबसे ज़्यादा छूट जो है उसको यहीं पर मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक होल की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दे रखी है, यानी कि ये एल दे रखी है, ये बी दे रखी है, ये हाइट इसकी एच दे रखी है। होल के अंदर की दीवारों और भीतरी छत को इतने मीटर 10.20 मीटर स्क्वायर की दर से सफ़ेदी करने का खर्चा ज्ञात कीजिए। तो आपको फॉर्मूला पता होगा, कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है लंबाई इंटू में चौड़ाई, और प्लस में चौड़ाई इंटू में ऊंचाई, प्लस में ऊंचाई इंटू में लंबाई। अब यहाँ पर जो है फर्श का भी एरिया कैलकुलेट हो जाता है इसमें साथ में, तो इसमें लंबाई इंटू में चौड़ाई माइनस कर देते हैं। यहाँ से ऊपर से अगर जब कैलकुलेट करके देखें तो ये 2 इंटू में लंबाई इंटू में चौड़ाई करेंगे 200 बन गया, प्लस में ये 300 बन गया, और यहाँ पर ये 150 बन गया, और ये माइनस करेंगे 200, तो यहाँ से 500 और ये 650, और ये 650 का 2 गुना 1300, माइनस करेंगे 200, यानी कि आपके पास कितना बच गया 1100 मीटर स्क्वायर जो है ये एरिया आ चुका है। ठीक है, इतने एरिया में सफ़ेदी की जाएगी। 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में इतने का खर्चा आता है, तो 1100 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में कितने का खर्चा आएगा, 10.20 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 0 बटे में आएंगे, 2 0 से 2 0 काट दीजिए, 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 दूनी का 22, 11 कम 11, और 1 0 आ गया, यानी कि इतने का खर्चा आएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि आर पी और आर क्यू केंद्र ओ वाले एक वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि एंगल पी ओ क्यू बराबर 120 डिग्री है, जहां पी और क्यू वृत्त पर स्थित बिंदु हैं और आर वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु है, तो एंगल पी आर क्यू बराबर बताना था किसके होगा। तो यहाँ से एक सर्किल बना लेते हैं, यानी कि ये आपको एक सर्किल दे रखा है और इसके बाहर एक बिंदु आपको दे रखा है आर, मान लीजिए बिंदु आर है, और इस बिंदु आर से जो है इस वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, यानी कि ये एक स्पर्श रेखा मान लीजिए ये वाली है, और एक स्पर्श रेखा जो है ये वाली है। ये आपको दे रखी है आर पी दे रखी है, और ये आपको दे रखी है आर क्यू। अब यहाँ से जब इसको मिलाते तो ये इस वाले वृत्त की त्रिज्या होती, और यहाँ से इसको मिलाते इस वाले वृत्त की यहाँ पर त्रिज्या होती। आपको पता है स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण जो है 90 डिग्री का होता है, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का 90 90 180, यानी कि बचे ये 2, यानी कि इनका सम भी क्या होगा 180, क्योंकि चारों कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। तो ये 120 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ पर बच गया कितना, ये यानी कि ये 60 डिग्री का बच गया, और यही आपको बताना था, यानी कि 60 डिग्री आपके पास करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट देखिए, ए किसी कार्य का 1/3 भाग 7 दिन में पूरा कर सकता है, और बी उसी कार्य का 2/7 भाग 10 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 में से 1 यूनिट 7 दिन में हो रहा है, तो 3 यूनिट कितने दिन में होगा, 7 3 21 दिन में, यानी कि एक कार्य 21 दिन में पूरा कर सकता है। जबकि यहाँ पर दे रखा है 2 यूनिट का 7 में से 2 यूनिट का 10 दिन में, यानी कि कितना गुना दे रखा है 5 गुना, तो 7 पंजे 35, यानी कि टोटल काम 35 दिन में कंप्लीट होगा, यानी कि बी जो है उस कार्य को 35 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो यहाँ पे से टोटल काम कितना आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 105 यूनिट का आ जाएगा। 21 पंजे 105, 5 यूनिट इसकी एफिशिएंसी 35 या 105 होता है, यानी कि 3 यूनिट इसकी एफिशिएंसी। तो ये दोनों मिलकर काम करते हैं 105 यूनिट का। यहाँ पर दोनों की एफिशिएंसी ऐड कर दीजिए, यानी कि 8 हो जाएगी, 5 3 8, और इसका भाग लगाएंगे तो 8 एकम 8, 2 बचा, 8 3 24, 1/8 आपके पास आंसर। नेक्स्ट देखिए, अब इसको सरलीकृत करना था, यानी कि यहाँ पर आप या तो x बराबर 0 ले लीजिए या फिर y बराबर 0 ले लीजिए। देखिए फॉर्मूले से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है, बट वो लेंथ तरीका होगा थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पर किसी एक वैल्यू को 0 रखेंगे। यहाँ पर y बराबर 0 ले लीजिए, यानी कि आसान रहेगा। तो यहाँ पर ऊपर ये 0 बन गया, यानी कि आपके पास 256 x की पावर 4 बन गया, और ये बट्टे में कितना बन गया 80 एक्स स्क्वायर बच गया, और यहाँ पर ये 16 एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में बच गया। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, एक्स की पावर 4 बनेगा, ये इससे कहीं से 16 से ये कटेगा, यहाँ पर 16 बार, 16 से 80 कटेगा 5 बार, यानी कि 1/5 आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, एक नाव धारा के प्रतिकूल 1 घंटे में और धारा के अनुकूल 45 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। नाव और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए अनुकूल, यानी कि यहाँ पर एक्स मान लीजिए नाव की चाल है, और y मान लीजिए यहाँ पर धारा की चाल है। तो यहाँ पर x, यहाँ पर देखिए प्रतिकूल जा रही है, यानी कि यहाँ पर 12 किलोमीटर जा रही है, और 12 किलोमीटर दिशा में जा रही है, और 12 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में। तो यहाँ पर x माइनस वाई, यानी कि प्रतिकूल दिशा में जा रही है, और 1 घंटे का टाइम लेती है, तो बराबर 1 के। तो यहाँ से इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगी, x माइनस वाई बराबर 12 आ जाएगी। और इसी तरह से यहाँ पर अगर आप देखेंगे
ये 45 मिनट धारा के अनुकूल, यानी कि मिनट को घंटे में चेंज कर लेते हैं तो 45/60, यानी कि 5 से कटेगा 9 पंजे 45, और यहाँ पर 12 पंजे 60, 3 से कटेगा ये 3/4 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, ये धारा के अनुकूल दे रखी थी 12 किलोमीटर जाती है तो x + y की स्पीड से जाएगी, और ये टाइम लगेगा यहाँ पर 3/4 घंटे का, 3/4 घंटे का टाइम लगेगा। तो यहाँ से 3 से कटेगा 4 बार, तो तिरछा गुणा करा दीजिए, यहाँ से x + y बराबर कितना आ जाएगा, 4 चौके 16 आ जाएगा। इसको सोल्व कर लीजिए, y से y कट गया, 2x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आपके पास 28 आ गई, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। यानी कि नाव की चाल आपके पास 14 आ चुकी है, और ऑप्शन में 14 मैच कर रहा है तो इसको टिक कर देते हैं। कोई ज़रूरी थोड़ी है अब यहाँ पर आप इसकी यहाँ पर धारा की चाल भी कैलकुलेट करेंगे, बट फिर भी आप कैलकुलेट करना चाहें तो किसी भी एक इक्वेशन में जो है x की वैल्यू यहाँ पर 14 रख दीजिएगा, यहाँ पर y बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, निम्न पाई चार्ट कक्षा 12 के सेक्शन ए बी सी डी और ई में उपस्थित और उत्तीर्ण छात्रों की संख्या को दर्शाता है। तो सेक्शन ए और बी में उपस्थित छात्रों की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो उपस्थित छात्र यहाँ पर ये दे रखिए 1800 है, यानी कि यहाँ पर 360 डिग्री की वैल्यू आपको दे रखी है 1800, 360 डिग्री की वैल्यू दे रखी है 1800। तो यहाँ पर जो है ए का देखेंगे, ये आपको यहाँ पर डार्क ब्लू वाला दे रखा है, तो यहाँ पर ये 42 डिग्री दे रखा है, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो। बी वाला देखेंगे तो ये ऑरेंज वाला, यानी कि 50 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का जब डिफरेंस देखेंगे तो ये आपको यहाँ पर 18 डिग्री का, ये सॉरी 8 डिग्री का यहाँ पर डिफरेंस है, यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 8 डिग्री का है। तो हम यहाँ पर 8 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये 360 से काटेंगे, ये 5 गुना दे रखा है, यानी कि 360 का 5 गुना 1800 होता है। तो यहाँ से आपके पास 8 पंजे 40 आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, पी और क्यू मिलकर किसी कार्य को 4 से 2/5 दिन में पूरा कर सकते हैं। आर और एस मिलकर उसी कार्य को 4 से 8/9 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि पी क्यू आर और एस एक साथ कार्य करते हैं तो उसी कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें कितने दिनों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर देखिए, इसको फ्रैक्शन में चेंज करते तो आपके पास 500 के 20 22 ये /5 आता, यानी कि पी और क्यू जो है ये दोनों एक साथ मिलकर जो है कार्य को यहाँ पर कितने दिन में कर रहे हैं, 22/5 दिन में कर रहे हैं, 22/5 दिन में। इसी तरह से यहाँ पर जो है ये आर और एस मिलकर जो है कार्य को यहाँ पर 9 चौक 36 और 8 44/9 आ जाएगा, यानी कि 44/9 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। भिन्नों का एलसीएम आपको लेना आना चाहिए, यानी कि ऊपर का हम एलसीएम लेते हैं और नीचे का एचसीएफ। ऊपर का एलसीएम 44 आ जाएगा और एचसीएफ नीचे का यहाँ पर 1 आएगा, यानी कि 44/1 44। तो यहाँ पर जो है आपके पास यानी कि एफिशिएंसी आ जाएगी। जब इसका भाग करेंगे इसके अंदर तो ये आपके पास 2 बार कटेगा और 5 ऊपर जाकर 5 दूनी का 10 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जब काटेंगे तो ये 1 बार कटेगा, 9 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 9 यूनिट इनकी एफिशिएंसी। तो यहाँ पर जो है इन सभी के मिलाकर कितनी हो जाएगी, ये पी क्यू आर एस, यानी कि ये सभी ऐड करेंगे तो ये 10 + का 9 करेंगे 19 हो जाएगी। और ये 44 यूनिट का टोटल काम था और 19 की एफिशिएंसी से होगा, यानी कि 19 दूनी 38 2 बार गया और शेषफल बचा कितना, 6 बचा और /19 आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, 2 त्रिभुजों की 3 भुजाएं आपको दे रखी हैं, गलत कथन का चयन कीजिए। तो मैंने आपको यहाँ पर त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता के बारे में बता रखा है कि यहाँ पर अगर 2 ट्रायंगल्स आपको सर्वांगक्षम दे रखे हों तो यानी कि उन दोनों ट्रायंगल्स को एक दूसरे पर अध्यारोपित किया जा सकता है, यानी कि इस वाले ट्रायंगल को उठाकर मैं इसके ऊपर रखूंगा तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर हैं, तो यहाँ पर एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे। तो इस तरह से मैंने आपको ये बता रखा है। और यहाँ पर जो है आपको ये भुजाएं दे रखी हैं, ये सर्वांगक्षम है, ठीक है। जब ये सर्वांगक्षम है तो ये भुजाएं मान लीजिए यहाँ पर ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, तो ये भी 4 हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी, ये 6 हो जाएगी, क्योंकि संगत भुजाएं बराबर होंगी। और संगत भुजाएं यानी कि दोनों भुजाएं, आपको दोनों त्रिभुजों की भुजाएं बराबर दे रखी हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, सर्वांगक्षम हैं। एस यानी कि SSS सर्वांग क्षमता नियम से, भुजा सर्वांग क्षमता नियम से दोनों ट्रायंगल क्या है, सर्वांगक्षम। इन त्रिभुजों में बड़ी भुजा के सम्मुख कोण जो है बड़ा होगा। तो ये सभी त्रिभुजों में होता है, यानी कि सबसे बड़ी भुजा जो होती है उसके सामने का कोण भी क्या होता है, सबसे बड़ा कोण होता है। तो ये भी सही है। अब यहाँ पर दे रखा दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल अलग अलग होगा। जब भुजाएं यहाँ पर समान हैं तो त्रिभुजों का क्षेत्रफल अलग अलग कैसे हो सकता है, तो ये आपके पास गलत होगा कथन। और दोनों त्रिभुज विषम बाहु हैं, तो यानी कि तीनों भुजाएं अलग अलग दे रखी हैं, यानी कि त्रिभुजों की तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो यानी कि विषम बाहु तो हैं। अगर बराबर होती तो हम कहते समबाहु हैं, यानी कि तीन कथन जो है वो आपके सही दे रखे हैं और ये तीसरा कथन जो है वो गलत दे रखा है।
मोना ने आभूषणों के 2 सेट प्रत्येक 4,000 में खरीदे। उसने आभूषणों के इन सेटों में से एक को 8% लाभ पर और दूसरे को 6% की हानि पर बेचा। इस पूरे लेन देन में उसे होने वाले कुल लाभ, हानि या लाभ का आपको गणना करके बतानी। तो यहाँ पर ये 8% का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर 6% की यहाँ पर लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर राशि देखिए यहाँ पर सेम थी, तो हम सीधे कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 8% यहाँ पर यह लाभ है और ये माइनस करेंगे यहाँ पर 6%। तो यहाँ पर ये माइनस रिप्रेजेंट करता है लॉस को और प्लस रिप्रेजेंट करता है प्रॉफिट को। तो प्लस का 2% बचेगा, यानी कि प्लस का 2% बचा है, यानी कि प्लस का मतलब लाभ होता है। तो 2% का प्रॉफिट होगा कितने पर? 4,000 पर। तो 4,000 का 2% कैलकुलेट कर लीजिए, यानी कि आपके पास आंसर 80 आ गया। तो 80 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट देखिए, रमेश ने अपने गृहनगर जाते समय पहले 250 किलोमीटर की दूरी 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से और अगले 250 किलोमीटर की दूरी 85 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय की। पूरी यात्रा के दौरान उसके औसत चाल ज्ञात करें। तो डिस्टेंस यहाँ पर सेम थी, यानी कि 2ab बटे a + b वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये a है और ये b है, तो 2 इंटू में a करते हैं यानी कि 75, इंटू में b करते हैं यानी कि 85, और ये बट्टे में इन दोनों का प्लस करते तो आपके पास a + b कितना बन जाता है, यानी कि 150 और 160 बनता। और यहाँ से जो है ये आपके पास कट रहा, 5 से कट रहा, 5 3 का 15, 5 दूनी का 10, और ये 5 से कटेगा 15 5 75, और ये 2 से कटेगा यानी कि यहाँ पर 16 आएगा, और ये 15 5 75 हासिल आती 7, 15 8 120, और ये 127 हो जाएगा, और ये बट्टे 16, और 16 यहाँ पर 16 से कटेगा 16 5 से 16 6 96, और 16 7 112, 16 8 128, यानी कि ज़्यादा चला जाएगा, 16 7 112। अब यहाँ पर शेषफल कितने का बचा? 15 का बचा, उतारेंगे 5, और 16 ने 144 9 बार जाएगा, और यहाँ पर जो है 11 बचेगा और पॉइंट लगाएंगे 110, और 16 7 112 तो ज़्यादा चला जाएगा, 16 6 96, यानी कि 6 बार जाएगा। जैसे ही 6 बार गया ये आपके पास आंसर टिक हो जाता। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर आपको ये दे रखा है तो इसका मान आपको कैलकुलेट करना था। तो यहाँ से सिंपल था, ये 4 को इधर लेकर ये माइनस में आ जाएगा, 7 यहाँ से कॉमन लेकर इधर भेज दीजिए, यानी कि a - 1/a बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 4/7 आ जाएगा। तो यानी कि आपके पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आपके पास -4/7 का होल क्यूब कर देंगे और प्लस कर देंगे 3 इंटू में -4/7, और ये माइनस का 1 है। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर 64 और ये माइनस में आएगा, ठीक है, और ये 343 हो जाएगा, 7 का क्यूब 343, और ये प्लस के अंदर आपके ऊपर यहाँ पर देखिए प्लस के अंदर ये आपके पास कितना बनेगा? 4 3 का 12 बनेगा, और ये 7, और ये माइनस के अंदर 1। अब यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास जो है इनका एलसीएम कितना आएगा? 343 आएगा, और 343 हर में आपके पास एक ही वैल्यू दे रखी है, तो आप इसको डायरेक्ट टिक कर सकते हैं, बाकी सॉल्व कर लेना, आपके पास यही आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे कम है? तो यहाँ पर इनको कैसे लिखते हैं? ये फर्स्ट अनुपात आपको दे रखा 13/19, और सेकेंड दे रखा 8/19, और ये थर्ड दे रखा 15/38, और ये दे रखा है 17/38। तो यहाँ पर हर में क्या करते हैं? एक वैल्यू को बराबर कर लेते हैं, यानी कि हर में सभी के वैल्यू को बराबर करते हैं। तो इसको 2 से बराबर मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर भी 2 से, इसको 2 तो ऊपर भी 2 से, तो आपके पास ऊपर कितना बना? 13 दूनी 26 और बट्टे 38, और यहाँ पर ये कितना बन जाएगा? या ऊपर 8 दूनी का 16 बन जाएगा और बट्टे में 38, और ये कितना बनेगा? 15/38 दे रखा था, और ये 17/38 दे रखा था। तो हर में तो हमारे पास जो है वैल्यू बराबर हो चुके हैं। अब हमें अंश में देखना है, जहाँ पर वैल्यू सबसे कम होगी वहीं पर हमें सबसे छोटी वैल्यू प्राप्त होगी। तो यहाँ पर सबसे कम दिखाई पड़ रही है ऊपर वैल्यू, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाता। दी गई तालिका एक इलाके के 100 परिवारों की मासिक आय को दर्शाती है, तो 19,000 से 22,000 आय सीमा वाले परिवारों की संख्या क्या है? तो यहाँ पर 16,000 से जो अधिक है, ये 19,000 से देखना, ठीक है, 19,000 से 22,000 देखना। तो 19,000 से अधिक आए यहाँ पर देखिए 50 दे रखे हैं, 19,000 से अधिक कितने दे रखे हैं? 50 दे रखे। तो वो जो 22,000 से अधिक है वो भी यहाँ पर 19,000 से अधिक होंगे, तो यानी कि इसमें काउंट हो चुके हैं ये 23 वाले, ये 33 भी इसमें काउंट हो चुके हैं एक साथ। तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे हम। जब इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो 17 का बचेगा, यानी कि 17 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर था। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चंस। और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।